गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर था पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट और इसके हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। लगभग हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूड क्राइसिस। 1967 के आसपास जो इंडिया में फूड क्राइसिस आया था उसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। The agricultural situation went from bad to worse in the 1960s. Already the rate of growth of food grain production in the 1940s and 1950s were barely staying above rate of population's growth. 1940 से लेकर 1950 का जो दशक था, यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लगभग उतना ही था जितना हमारे पास पॉपुलेशन थी, यानी कि अपने पास जितनी पॉपुलेशन थी इंडिया में उसके लायक ही प्रोडक्शन हो पाता था। कोई हम एक्सपोर्ट करने लायक कंडीशन में नहीं थे और कोई एक्सेस क्वांटिटी में प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था। पर बाद के सालों में 1960s का जो डिकेड था, यहाँ पर आगे हमारा एग्रीकल्चर का सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो चुकी थी। 1965 से 1967 का पीरियड और भी ज़्यादा खतरनाक रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो ये पीरियड था 62 से लेकर 65 का या 65-67 तक का पीरियड कहिए। इस पीरियड में एक तो भारत को दो बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत ही पीछे चली गई। पूरे गवर्नमेंट का पूरा ध्यान युद्ध की तरफ गया। सारा रिसोर्सेस युद्ध में, रिसोर्सेस हमारे मनी और रिसोर्सेस, समय, ध्यान पूरी तरह से जो है युद्ध पर केंद्रित हो गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी ध्यान नहीं दे पाए और एग्रीकल्चर के साथ साथ किसी भी और सेक्टर पर ध्यान नहीं दे पाए। दो युद्धों की मार हमने झेली। उसके साथ साथ इन्हीं साल देश में भयंकर सूखा पड़ा। देश के अनेक भागों में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम से नीचे गिर गया। Between 1965 and 1967, severe drought occurs in many parts of the country, as we shall study in the next chapter. This was also the period when the country faced two wars and foreign exchange crisis. All this resulted in a severe food shortage and famine, like conditions in many parts of the country. तो हमने क्या पढ़ा इसमें? 1940 से 50 तक के पीरियड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओके था, बस पॉपुलेशन के लायक ही हम उगा पाते थे जितनी पॉपुलेशन हमारे पास थी। बस 65-67 का पीरियड बहुत ही खतरनाक रहा। इसी दौरान भारत ने दो युद्ध झेले, जिसकी वजह से हम इंडियन इकोनॉमी बहुत ही पीछे चली गई। कोई हम डेवलपमेंट किसी ही क्षेत्र में नहीं कर पाए और उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा फेमाइन आने की वजह से, बहुत ज़्यादा जो सूखा पड़ने की वजह से फूड शॉर्टेज हुई और फेमाइन आया, देश में अकाल पड़ गया। और ये कंडीशन सबसे ज़्यादा खतरनाक बिहार में देखने को मिली। It was in Bihar that the food crisis was most acutely felt, as the state faced a near famine situation. The food shortage was significant in all the districts of Bihar, with 9 districts producing less than half of their normal output. 5 of these districts, in fact, produces less than 1/3 of what they produce normally. तो ये जो फेमाइन था, ये जो अकाल जैसी स्थिति थी, सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिली। बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पर केवल हाफ प्रोडक्शन हो रहा था और बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ प्रोडक्शन पिछले सालों के मुकाबले 1/3 ही हो पा रहा था। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब फूड प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा होता है, ऐसे कंडीशन में रेट हाई हो जाते हैं। अब रेट हाई होने का जो नुकसान है, गरीबों को ज़्यादा झेलना पड़ता है। जिनके पास पैसा है, साधन संपन्न है, वो तो महंगे रेट पे भी चीज़ें खरीद के खा लेंगे, पर गरीबों के लिए बस की नहीं है। उनसे पहले ही नहीं खरीदा जा रहा होता और इस तरह से रेट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से वो भूखे रहने की नौबत पे आ जाते हैं। फूड डिप्राइवेशन subsequently led to the acute and widespread malnutrition. It was estimated that the calorie intake dropped from 2200 per capita per day to as low as 1200 in many regions of the state, as against a requirement of 2450 2450 per day for
द एवरेज पर्सन। तो बच्चे जैसे हमें पता है कि एक एवरेज पर्सन के लिए जो फूड रिक्वायरमेंट है पर डे, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2450 कैलोरी है पर डे रिक्वायरमेंट है। बिहार के लोगों को पहले से ही कम मिल रहा था, उन्हें पर डे टू बिहार क्या पूरे देश के ही लोगों को पहले से ही कम मिल रहा था, 4 मतलब 2200 कैलोरी पर डे के हिसाब से फूड मिल रहा था। और ये कंडीशन तो इतनी खतरनाक थी कि बिहार में और देश के बाकी हिस्सों में लोगों को पर डे में केवल 1200 कैलोरी तक की फूड अवेलेबल हो पा रहा था, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण होता है, और कुपोषण में शरीर कमजोर होता जाएगा और बीमारी के चपेट में आएंगे और मृत्यु हो जाती है। Death rate in Bihar in 1967 was 34% higher than the number of deaths that occurred in the following year. बिहार में क्या देखने को मिला, पिछले सालों के मुकाबले 1967 में डेथ रेट में 34% बढ़ गया, मतलब 34% इंक्रीज हो गया डेथ रेट में। कारण कुपोषण से लोग बीमार हुए और बीमारी से लोग मरे। फूड प्राइसेस ऑल्सो हिट अ हाई इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर, इवन when compared with other North Indian states for wheat and rice. The prices in the states were twice or more than their prices in more prosperous Punjab. बिहार में अकाल की वजह से फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वहीं पंजाब में फूड के प्राइसेस उतरे नहीं बढ़े थे। पंजाब में जो फूड के रेट था, फूड प्राइस जितना था, बिहार में दुगने और तिगने दामों में खाना अनाज बिक रहा था। बिहार में जितने में गेहूं और चावल जिस रेट पे बिक रहा था, उससे दुगने तिगने दामों में तो बिहार में बिक रहा था। ऐसा क्यों हुआ कि पंजाब में तो फूड के प्राइसेस उतने नहीं बढ़े और जितने बिहार में बढ़ गए? इसका कारण जोनिंग है। द गवर्नमेंट हैड जोनिंग पॉलिसीज दैट प्रोहिबिटेड ट्रेड ऑफ फूड अक्रॉस स्टेट। गवर्नमेंट ने उस समय जोनिंग पॉलिसी लगा रखी थी, जोनिंग की नीति लगा रखी थी, जिसमें से एक स्टेट का ट्रेड दूसरे स्टेट के साथ नहीं हो रहा है। दिस रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन बिहार dramatically in situations such as this. The poorest section of the society suffer the most. गवर्नमेंट की जो जोनिंग पॉलिसी है, जिसकी वजह से एक स्टेट का ट्रेड दूसरे स्टेट के साथ नहीं हो रहा, इसकी वजह से बिहार में फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई, फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे प्राइसेस बहुत हाई हो गया और वहाँ का जो पूरेस्ट सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा सफ़र हुआ। The food crisis had many consequences. The government had to import wheat and had to accept foreign aid, mainly from the US. Now, the first priority of the planner was to somehow attain self-sufficiency in food. The entire planning process and sense of optimism and pride associated with it suffered a setback. इसे फूड शॉर्टेज के टाइम में हमें दूसरे देशों की तरफ मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। स्पेशली हमने यूएस से, अमेरिका से मदद ली, वहाँ से गेहूं के आयात कराने पड़े और गेहूं के वहाँ से आयात कराने का हमें नुकसान ये हुआ कि हमें जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले पैसे चुकाने थे और उसके अलावा केवल पैसे चुकाने से ही काम नहीं चल रहा था। यूएस से मदद लेने की वजह से यूएस के इच्छा के अकॉर्डिंग हमें अपने इकोनॉमिक प्लानिंग को भी चेंज करना था। तो इस फूड शॉर्टेज ने हमें ये तो सिखा दिया था कि हमें अब कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि अपनी कंट्री फूड के मामले, फूड प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ रिलायंट हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। अब इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसा कि हमने पढ़ा, इंडिया की जो फूड शॉर्टेज का सिचुएशन था, अब इस शॉर्टेज के सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए अब देश में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना आवश्यक था और इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसी लैंड में जिसमें से पहले कम प्रोडक्शन हो रहा था, उसी लैंड में अब मैक्सिमम प्रोडक्शन करवाना, यही रेवोल्यूशन है, यही ग्रीन रेवोल्यूशन है। In the face of the prevailing food crisis, the country was clearly vulnerable to external pressures and dependent on food aid, mainly from the United States. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा आ चुका था। बिहार जैसे जगह पर लोग
अकाल भूखे भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में हमें दूसरे देश से अनाज मंगाने पड़ा, गेहूँ मंगाना पड़ा। अमेरिका से हमने गेहूँ की आयात कराया और इस आयात की वजह से हमें इंडिया पर यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो यूनाइटेड स्टेट्स in terms pushes India to change its economic policies. The government adopted a new strategy for agriculture in order to ensure food sufficiency. Instead of earlier policy of giving more support to the areas and farmers that were lagging behind, now it was decided to put more resources into those areas which already had irrigation and those farmers who were already well off. अब देखिए, अब हमें फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना था, हमें लार्ज अमाउंट में फूड प्रोडक्शन करना था। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा? इससे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी कि गवर्नमेंट उन किसानों को ज़्यादा मदद करती थी जो गरीब थे, पिछड़े हुए इलाके थे, जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव नहीं था, वहाँ पर गवर्नमेंट ने सहायता देने का अपनी पॉलिसी थी। अब यहाँ की गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बिल्कुल ही बदल दी। अब सरकार क्या चाहती? सरकार तुरंत प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती थी। अब तुरंत प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहले तो उसने वो एरिया चुने जहाँ की सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, और वो एरिया आप सब जानते हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो एरिया, उत्तर प्रदेश में स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं एलुवियल सॉइल, यहाँ पे काफ़ी नदियाँ हैं। यहाँ पर सिंधु, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र तो आपका वेस्ट बंगाल की तरफ आ जाएगा। सिंधु गंगा के जो मैदानी इलाके हैं काफ़ी फर्टाइल लैंड है। ये लैंड फर्टाइल है। यहाँ के जो फार्मर्स हैं, यहाँ के फार्मर्स थोड़े रिच फार्मर्स के अंदर आते हैं। तो इस एरिया में गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपनी नई पॉलिसीज़ को लागू करने के लिए सोचा। गवर्नमेंट ने वो एरिया चूज किया जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी ठीक से अवेलेबल थी, और ये पूरा इलाका गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी इलाका है, यहाँ पे इरिगेशन के लिए काफ़ी नदियाँ हैं। नदियों से हम नहरों के थ्रू भी इरिगेशन करवा सकते हैं या अंडरग्राउंड वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Instead of earlier policy of giving more support to the area and farmers that were lagging behind, now it was decided to put more resources into those areas which already had irrigation and those farmers who were already well off. The argument was that those who already had the capacity could help increase productions rapidly in short term. अब सरकार ने वो एरिया जो पहले से संपन्न थे, वो किसान जो पहले से संपन्न थे, या वो एरिया जो पहले से ही एग्रीकल्चर में थोड़ा आगे थे, उसी जगह पर, उसी एरिया में नई पॉलिसी लगाने के लिए क्यों सोचा? सरकार का ये मानना था कि जो पहले से संपन्न है, जो पहले से साधन संपन्न है, वो बहुत ही जल्दी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। छोटे टाइम में हमें कम पीरियड में, कम समय में प्रोडक्शन बढ़ाना था। गवर्नमेंट के पास समय नहीं था कि हाँ कोई एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पर, इसीलिए उन्होंने ऐसा इलाका चुना जो फर्टाइल है, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, जहाँ के किसान पहले से साधन संपन्न है, वही इलाका चुना। गवर्नमेंट ने क्या किया उनके लिए अच्छे सीड्स मंगा के दिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज सब सब्सक्राइब रेट में दी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इंश्योर करवाया कि जो भी उनके खेत में प्रोडक्शन होगा वो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीद लेगी सब कुछ। तो किसानों को ये भी भय नहीं था, ये भी डर नहीं था कि जो प्रोडक्शन होगा उसका क्या होगा, वो बिकेगा नहीं बिकेगा। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे किसानों को बहुत मदद करी, उनको अच्छे सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बना के दिए, फॉर बेस्ट फर्टिलाइजर्स, बेस्ट पेस्टिसाइड्स, बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटी दी। उसके साथ साथ जो है वो भी सब सब्सिडाइज रेट में दिया ये सब कुछ, और उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्शन हो रहा है खेत में, फार्म में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसे गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीद रही थी। तो किसानों को काफ़ी मदद मिली इससे। Thus, the government offered high-yielding variety seeds, fertilizers, pesticides, and better irrigations at highly subsidized prices. The government also gave a guarantee to produce the farmers to buy the produce of the farmers at the given price. This was the beginning of what was called the Green Revolution. यह Green Revolution की शुरुआत थी। The rich peasants and the large landholders were the major beneficiaries of the process. अब जो किसान पहले से रिच थे, जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड्स थे, उनको ग्रीन रिवोल्यूशन से बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि उनके पास वो पहले से रिच हैं तो सीड्स खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीद सकते हैं,
इरिगेशन फैसिलिटीज इम्प्रूव कर सकते हैं, और लैंड उनके पास पहले से बड़े बड़े हैं तो उनको इससे बहुत ही बेनिफिट मिला। द ग्रीन रेवोल्यूशन delivers only a moderate agricultural growth mainly a rise in wheat productions and raise the availability of food in the country. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भारत में लगभग सभी अनाजों के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, पर अगर हम कुछ स्पेशली देखें तो गेहूं के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। बट द इंक्रीज पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस एंड रीजन। अब इसका नुकसान क्या हुआ, गेहूं के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, हम आत्मनिर्भर भी हो गए, बाकी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भी इंडिया में बहुत अच्छा हुआ। पर इसका नुकसान ये हुआ कि जो पहले से ही साधन संपन्न और अमीर किसान थे वो एकदम से राइज करके ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, और जो किसान पहले से ही थोड़े गरीब थे या उनके पास साधन नहीं थे वो पिछड़ गए, तो इनके बीच का गैप और ज़्यादा चौड़ा हो गया, गैप और ज़्यादा वाइड हो गया। Some regions like Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh became agriculturally prosperous, while others remained backward. The Green Revolution had two other effects. One was that in many parts the stark contrast between the poor peasantry and the landlords produced conditions favorable for लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द पुअर पेसेंट। अब जैसे कि हमने कहा था ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिन पर बिग लैंड से या रिच थे, उनको बहुत बेनिफिट मिला, और जो गरीब है इसको बेनिफिट नहीं मिला, तो इनके बीच का गैप और ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से जो संपन्न थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए, और जो गरीब थे वो वहीं के वहीं रह गए। इसकी वजह से गैप और ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर लेफ्ट विंग जो पॉलिटिकल पार्टी है, लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए या अपने सपोर्ट के लिए एक सेक्शन मिल गया पुअर पीसेंट्स का। Secondly, the Green Revolution also resulted in the rise of what is called middle peasant section, और जो मिडिल पेसेंट से या मध्यम वर्ग के जो किसान थे उनको इसका बेनिफिट मिला। There are farmers with medium-sized holdings who benefited from the changes and soon emerged political influences in many parts of the country. तो हमने देखा कि फूड प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। तो इसका बेनिफिट जो है कुछ क्षेत्र को ज़्यादा हुआ, कुछ स्टेट्स को इसका बेनिफिट ज़्यादा हुआ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, और बाकी देश के बाकी हिस्सों को इसका कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल पाया। उसके अलावा जो है संपन्न किसान और संपन्न हो गए और गरीब वहीं रह गए, वो इसका ज़्यादा बेनिफिट उठा ही नहीं पाए। तो पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी एक सेक्शन मिला जिनके लिए बोल सके, तरफदारी कर सके। यहाँ पे पॉलिटिकली भी पॉलिटिकल विंग्स को, जो लेफ्ट विंग्स था, उससे भी एक सेक्शन मिला। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटर डेवलपमेंट्स। The story of development in India took a significant turn from the end of 1960. You will see in chapter 5 how after the Nehru's death the Congress systems encourages difficulties. Indira Gandhi emerges as the popular leader. She decided to further strengthen the role of the state in controlling and directing the economy. अब बच्चे अगले चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है। नेहरू जी की डेथ के तुरंत बाद जो है कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस पार्टी को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नेहरू जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी सत्ता में आती है। शुरुआत में वो उतनी अनुभवी नहीं होती हैं, पर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में उनका अनुभव बढ़ता चला जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलाइजेशन कराना चाहती है, उन्होंने काफ़ी प्रयत्नों पर राष्ट्रीयकरण करवाती हैं वो, और बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आती हैं जो पुअर सेक्शन के लिए, भलाई के लिए काफ़ी सी पॉलिसी लेके आती हैं। She decided to further strengthen the role of the state in controlling and directing the economy. The period from say 1967 onwards witnesses many new restrictions on the private industry. 14 private banks were nationalized. इंदिरा गांधी ने 14 जो बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, उन्हें राष्ट्रीय बैंक में कन्वर्ट करते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती हैं वो। द गवर्नमेंट अनाउंसेस मेनी pro-poor programs. The changes were accompanied by an ideological tilt towards socialist policies. तो नेहरू जी की 1964 में डेथ के बाद इंदिरा गांधी सरकार में आती है, और उनके सरकार में आने के बाद कुछ समय के बाद इंदिरा गांधी जो है 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती है। 14 प्राइवेट बैंक को जो है प्राइवेट बैंक से उन्हें
राष्ट्रीय बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक बना देती है और काफ़ी गवर्नमेंट सरकार के पोर सेक्शन के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स लेके आती है। और यहाँ आके हमें देखने को मिलता है कांग्रेस की विचारधारा सोशलिस्ट होती जा रही है। दिस एम्फसाइजेस जनरल हीटेड डिबेट्स इन द कंट्री अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो अमंग द एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे कांग्रेस की विचारधारा सोशलिस्ट विचारधारा की तरफ जा रही है और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल डिबेट भी होती है। However, the consensus for a state-led economic development did not last forever. Planning did continue, but its silence was significantly reduced. Between 1950 to 1980, the Indian economy grew at the sluggish per annum at the rate of 3.3 to 3.5%. आगे के टाइम जैसे इंदिरा गांधी बहुत सारे बैंकों को राष्ट्रीयकरण भी करती थी और चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलाइजेशन हो, पर बाद के आने वाले सालों में ये देखने को मिलता है कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनमें काम का काफ़ी ढीलापन, एफिशिएंसी से काम न करने की वजह से जो है हमारा डेवलपमेंट रेट कम ही रहा। 3 से 3.5% पर annum में डेवलपमेंट रहा। 1950 से 1980 तक इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 3 से लेकर 3.5% ही रहा, क्योंकि हमारे प्राइवेट सेक्टर उतने ज़्यादा नहीं थे और गवर्नमेंट सेक्टर उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे। इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग inefficiency and corruption in some public sector enterprises and the not so positive role of the bureaucracy in economic development, the public opinion in the country lost the faith in it initially placed in many of the situation. बाद में हमें देखने को मिला कि जो गवर्नमेंट सेक्टर थे एक तो बहुत ही अच्छे से वो काम नहीं कर रहे थे, एफिशिएंटली वो काम नहीं कर रहे थे, करप्शन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था और जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का जो रोल था वो भी अच्छा नहीं था। तो करप्शन बहुत ज़्यादा वहाँ पर था, जिसकी वजह से लोगों का पब्लिक सेक्टर की तरफ यानी कि सरकारी तंत्र की तरफ से मोह भंग होता चला गया और इंडियन इकोनॉमी को डेवलप भी नहीं कर पाया इतना। Such lack of public faith led to the policymakers to reduce the importance of the state in India's economy from 1980s onwards. We shall look at that part of the story towards the end of the book. क्या देखने को मिला हमारे पॉलिसी मेकर्स को कि जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स थे वो इंडियन इकोनॉमी को उतना जल्दी से आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। इसी वजह से धीरे धीरे जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में चेंज होते चले गए, तब्दील होते चले, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बदलते चले गए या बदलाते चले गए ताकि जो है एफिशिएंटली काम हो, रिजल्ट अच्छा आए। तो बेटा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ऊपर एक टॉपिक रह गया है व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो ये टॉपिक इस टॉपिक के बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।